नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. Let's start section 23। मैं लगातार स्टूडेंट से कहता हूँ, देखिए आप सब लोग ने खुद आसपास ऐसे लोग देखे होंगे कि कुछ लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालते हैं, कुछ लोग सेकंड अटैम्प्ट में निकालते हैं इस एग्ज़ाम को, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी एज में शुरू करते हैं 22-23, फिर वो 26-27-28 32 पहुंच गए, और फिर वहाँ पर डिलीमा शुरू होता है कि वो एचजेएस के लिए पढ़ाई करें या पीसीएस को कंटिन्यू करें, और फिर वो 35 के हो जाएंगे और फिर भी जाकर के लगे रहेंगे। पता है इतना क्यों होता है? क्योंकि एग्ज़ाम तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चंस भी बहुत मुश्किल नहीं आते हैं, कोचिंग्स प्रोफेशनल कोचिंग अवेलेबल है। तो इतना डिफरेंस क्यों होता है? इतना बड़ा डिफरेंस इसलिए होता है, वो कहाँ पर वेरिएशन आता है। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम सेम है, कोचिंग विधि होगी सबके लिए सेम है, लेकिन विद इन द स्टूडेंट्स ऑफ विधि कोचिंग उनमें क्यों डिफरेंस आना चाहिए? फिर कहाँ पर दिक्कत होती है? दिक्कत होती है डेडिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, कि स्टूडेंट कितना डेडिकेटेड है। वहां पर डेडिकेशन में जहां कमी हुई उसी के अकॉर्डिंगली रिजल्ट आपके वेरी करते हैं। फिर तो मैं आप सबसे इल्तिजा करूंगा, क्लास शुरू होने से पहले अटेंटिव भी हो जाएंगे आप लोग थोड़ा, कि एक हायर एम रखो अपने दिमाग में। ये मत सोचो कि केवल जज बनना है, ये सोचो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बनना है। देखो, चांद पे पहला कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, गए और भी लोग थे साथ, कोई नाम याद नहीं रखा कि दूसरा कदम किसने रखा था, दूसरा व्यक्ति कौन था। नाम केवल नील का ही याद होता है, उसने मिसाल कायम की। अब अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ में कॉलेज में कुछ ना अचीवमेंट्स ऐसे ना हो, तो आज आपके पास एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है आप सबके पास, कि आप वो हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं एटलीस्ट फॉर योर फैमिली, कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने, मेरी बहू ने फर्स्ट अटेम्प्ट में जज जुडिशियल एग्जाम निकाल दिया। ये अपने आप में एक मिसाल हो सकती है कि मेरी बहू ने बच्चे भी पाले, सास को भी ध्यान रखा, पति का भी ध्यान रखा, उन सब डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद, उन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बावजूद उस लड़की ने पहली बार में जुडिशियल एग्जाम क्वालिफाई किया। ये होना चाहिए आप लोगों का जज्बा। जब आपका जज्बा होगा फर्स्ट अटेम्प्ट, फिर आप रिलैक्स नहीं करेंगे, आप बहुत तेज से पढ़ेंगे, आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, आप फॉलो करेंगे मेरी गाइडेंस को, और फिर देखना रिजल्ट भी आएगा। 101% यू विल बी द जज। लेकिन जैसे जैसे आप टाइम आगे बढ़ाते रहेंगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, एक अलग ही तरह की नेगेटिविटी आपके पास आनी शुरू हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो जाएगी। उसको निकालना बहुत मुश्किल पड़ेगा, वो एडिशनल बर्डन आ जाएगा। एक बर्डन एग्जाम का और एक है बर्डन दूसरे तरीके का। इससे निकलने का एक ही तरीका है, बस इतने जोर से पढ़ाई करो, इतने डेडिकेशन से पढ़ाई करो, एक बार में काम खत्म हो जाए। जैसे मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया पानी के, वाटर बॉइलिंग का, पानी को उबालने का। 100 डिग्री पर जा करके पानी इवेपोरेट होता है, भाप बनता है। अगर आप 50-60 के उस पर आप उसको उड़ाते रहिए, वो गर्म होता रहेगा, उबलता रहेगा, लेकिन भाप में कन्वर्ट नहीं होगा वो। अगर भाप में कन्वर्ट करना हो तो तेजी से 100 पे लेकर आइए, है ना। तो आप क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते रहते हैं, वो 50-60 की चाल पे चलते रहेंगे। अरे रिक्वायरमेंट है 100 की चाल की, है ना। रिक्वायरमेंट कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना है, और आप चल रहे हैं 99 की स्पीड से। चलते रहिए, नहीं होगा क्वालिफाई। जैसे आपके पास क्रिकेटर्स के रूप में समझाऊं, मान लीजिए विराट कोहली 100 पर उसकी सेंचुरी काउंट होती हैं, वो हर बार 90, 99, 95, 94 पर आउट हो रहा है। क्या फर्क पड़ता है इस बात से? क्या बहुत अंतर है 199 का? बताइए। एक है ना, 1 नंबर का अंतर है, 5 नंबर का अंतर है बस, ठीक है ना।
तो सिंपैथी क्या मिलेगी? बेचारा विराट एक नंबर से सेंचुरी चूक गया, लेकिन वो सिंपैथी उसका जो रिकॉर्ड है उसमें ऐड नहीं होगी, अब रिकॉर्ड 100 पे ही होगा। इसीलिए आप समझिए कि आपको सिंपैथी लेनी है समाज की, या आपको एक हीरो बनना है, एटलीस्ट हीरो ऑफ योर फैमिली, हीरो ऑफ योर लोकेलिटी, वहां का हीरो तो बन ही सकते हैं। तो ये आपको चूज करना है, आप कितने घंटे आजकल पढ़ रहे हैं और किस तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आई बिलीव कि यू विल नॉट स्टॉप योर सेल्फ एट 99, यू विल फोकस ओनली ऑन द 100, नॉट लेस देन 100। 99.9% पे भी आप लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे, बिकॉज यू नीड 100 मार्क्स, यू नीड 100% एफर्ट्स टू क्वालिफाई द एग्जाम, एंड यू विल डू इट इन द वेरी फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। कितने लोग रेडी हैं आप में से? कम ऑन, हरी अप। चलिए, वी हैव बीन डूइंग सेक्शन 23 एंड दिस इज सेक्शन 23 बिफोर यू। वी हैव बीन डूइंग दिस सेक्शन 23। सेक्शन 23, व्हाट कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट। कौन कौन से कंसिडरेशन, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स लॉफुल हैं और कौन कौन से नहीं हैं। उसमें से जो लास्ट पॉइंट है, when the court regards it as immoral or opposed to public policy। जब कोर्ट किसी कंसिडरेशन को या ऑब्जेक्ट को इमोरल समझती है तो वो अनलॉफुल एग्रीमेंट होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का क्या मतलब है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है कई बार, और एक आध जगह बोरिंग भी दिखाई देगा आप लोगों को, उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, तो थोड़ा संभाल के बैठिएगा अपने। ये रहा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। प्लीज कम टू दिस टॉपिक यहीं से। अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, इफ द कोर्ट रिगार्ड्स एन एग्रीमेंट एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, द एग्रीमेंट इज वॉइड। द एग्रीमेंट इज वॉइड। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई एग्रीमेंट ऐसा है जो लोक नीति के विरुद्ध है, विच इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, हिंदी में बोलते हैं इसको लोक नीति के विरुद्ध है। ठीक, अब लोक नीति कैसे समझाऊं आपको मैं, अभी समझाएंगे। लोक नीति भी ऐसे समझिए जैसे रामायण पढ़ी है, देखी होगी सब लोगों ने। भगवान श्री राम का जो टाइम है, रामायण का जो काल है, जब सीता जी आई लंका विजय के बाद उनको लाए तो उनकी अग्नि परीक्षा ली गई। उसके बाद वो अयोध्या आ गए सब लोग, और अयोध्या में फिर र्यूमर्स फैले उस तरीके के। फिर एक कहानी आती है धोबी की कि उसने टॉन्ट किया कि भाई मैं राम नहीं हूँ जो अपनी स्त्री को ऐसे रख लूँगा जो बाहर रह करके आई हो, है ना। तो फिर राम जी ने सीता जी को कहा कि भाई अब आप यहाँ से जाके रहो, अलग रहो यहाँ से। वो क्यों कहा? वो उस समय की लोक नीति थी। वो ये डर था कि भाई जैसा राजा आचरण करेगा एक जो वैसे ही प्रजा करेगी और उससे बचना चाहिए। तो उस समय एक कंडक्ट को कि इफ ए वुमेन स्पेंड्स टाइम या नाइट और सम पीरियड आउटसाइड द मैट्रिमोनियल होम, आउटसाइड द हाउस, दैट वाज नॉट कंसिडर्ड प्रॉपर। ये उस समय की सोसाइटी की नीति थी, इसको बड़े निंदा के रूप में देखा जाता था। तो लोक नीति का मतलब ये है। आपको थोड़ी झलक आएगी समझ में। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मीनिंग क्या है लोक नीति का? तो अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा है विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, द एग्रीमेंट विल बी वॉइड। गॉट इट और नॉट? बोलो हाँ या ना। कुछ रामायण से हेल्प मिली समझने के लिए? इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, लोक नीति के विरुद्ध होगा अगर उसका उद्देश्य है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये जो एग्रीमेंट है वो अनलॉफुल हुआ, विधि विरुद्ध हुआ, और क्योंकि ये अनलॉफुल है देयरफॉर इट इज वॉइड, इसलिए ये शून्य माना जाना चाहिए। अब समझते हैं आगे। So basically you will not see the exact definition of this,
लेकिन इसका मीनिंग आप ड्राइव कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसका कि पब्लिक पॉलिसी इज नॉट कैपेबल ऑफ एनी प्रिसाइज डेफिनेशन, मीन्स इसका मतलब है पॉलिसी ऑफ द लॉ एट ए स्टेटेड टाइम। समझिए इस बात को, क्या है ये कि पब्लिक पॉलिसी को किसी खास डेफिनेशन में आप नहीं, उन वर्ड्स में सीमित नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिफाइन इट प्रिसाइसली कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग ये होगा। यू कैन ओनली अंडरस्टैंड इट थ्रू डिफरेंट एग्जाम्पल्स, डिफरेंट इलस्ट्रेशंस, डिफरेंट केस लॉज। बट अगर इन जनरल फिर भी कहा जाए कि जनरल मीनिंग क्या होगा, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी समय के बिंदु पर, स्टेटेड टाइम पर जो कानून की नीति होगी, जो पॉलिसी ऑफ लॉ होगी, वही होती है पब्लिक पॉलिसी। सो पॉलिसी ऑफ लॉ डिटरमिन्स पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करते हैं उस समय के लॉ। जो कानून हैं, आपके कानून भी हैं, वो उस समय की पब्लिक पॉलिसी को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इनमें एक आपस का रिलेशनशिप होता है पॉलिसी ऑफ लॉ में और पब्लिक पॉलिसी में। तो अगर आप पब्लिक पॉलिसी को समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ लॉज। जैसे 2022 में जो लॉज हैं, जो उनकी नीति है, वही पब्लिक पॉलिसी कहलाएगी। समझे कि नहीं? स्टेटेड टाइम का क्या मतलब है? एट ए स्टेटेड टाइम का मतलब है किसी खास समय। हो सकता है 20 साल बाद जमाना एकदम चेंज हो जाए, तो चीजें बदल जाएंगी, फिर पब्लिक पॉलिसी भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। देखिए अभी ये देखिए, इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश कैसी, क्रिश्चियनिटी में 80, हम कब की बात करें? 1857 की बात कर रहे हैं। मैं समझा रहा हूँ स्टेटेड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम की बात, समय की क्या खास बात है। 1857 में क्या था? क्रिश्चियनिटी वॉज द पार्ट ऑफ इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ का एक पार्ट था क्रिश्चियनिटी। और एट दैट टाइम हायरिंग ए हॉल फॉर ए मीटिंग विच वुड प्रमोट एथिज्म वॉज रिगार्डेड एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। क्या मतलब इस बात का? समझिए, 1857 में अगर आप एक हॉल इसलिए ले रहे हैं कि आपको एथिज्म को प्रमोट करना है, आपको नास्तिकता को प्रमोट करना है, तो उस समय इसी बात को पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माना गया था। क्यों? क्रिश्चियनिटी पार्ट ऑफ द लॉ थी, मतलब वहां पे सेकुलरिज्म नहीं था। जैसे इस्लामिक कंट्री हो गए, क्रिश्चियन कंट्रीज हो गई, तो क्रिश्चियनिटी वॉज ए टूल, वॉज ए फोर्स बिहाइंड द लॉ। तो आप कानून को, धर्म को अलग कर रहे हैं, धर्म एथिज्म को अगर आप हटा रहे हैं, उस धर्म के, क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध अगर आप कोई मीटिंग करने के लिए हॉल के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं कि साहब हमें उस दिन के लिए बैंक्वेट हॉल चाहिए, उस दिन के लिए हॉल चाहिए, हमें मीटिंग करनी है और मीटिंग का पर्पज है एथिज्म को प्रमोट करना, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट स्टेटेड पॉइंट ऑफ टाइम 1857 में इसको अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद, कुछ सालों बाद, 1917 में, 1917 में, यानी कि लगभग हो गए 60 ईयर्स बाद, उसी तरीके के एग्रीमेंट को अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं माना गया। तो 1857 एंड 1917, आप इसको देखिए बोर्ड को, हायरिंग ऑफ ए हॉल फॉर ए मीटिंग, हायरिंग ऑफ ए हॉल फॉर ए मीटिंग, एक मीटिंग के लिए एक हॉल को किराए पे लेना। मीटिंग में क्या होना था? वुड प्रमोट एथिज्म, एथिज्म को प्रमोट करने की मीटिंग 1857 में आई, तो इसको कहा गया अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, राइट। लेकिन सेम काइंड ऑफ एग्रीमेंट, सेम काइंड ऑफ मीटिंग को मना कर दिया गया 1917 में कि नो, इट इज नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि सेम सोसाइटी है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी चेंज हो जाते हैं। उसी तरीके से पब्लिक पॉलिसी भी चेंज होती रहती है, जैसे कि आपने इन दो केसेस में देखा। केस के नाम मैंने लिखवा रखे हैं, आपके नोट्स में दे दिए गए। चलिए बताइए, हाँ है ना? ये पॉइंट समझ में आया आपको, जो मैंने आपको समझाया, ये वाला पॉइंट कि पॉलिसी ऑफ लॉ एट ए स्टेटेड टाइम, ये जो
यही समझाने की कोशिश की है मैंने आपको एट ए स्टेटेड टाइम इसको कैसे समझना है। तो एन एक्ट विच इज इंजूरियस टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, whether it is social interest or it is economic interest of the community, it is against public policy। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई भी कार्य, अगर कोई भी एग्रीमेंट ऐसा है जिससे समाज के हितों को नुकसान होता हो, चाहे वो सामाजिक हित हो, सोशल इंटरेस्ट हो, या फिर आर्थिक हित हो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, तो वैसा एग्रीमेंट या वैसा कार्य हमेशा अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी माना जाता है। ठीक, तो वी विल सी कि भी इस एक्ट से, इस एग्रीमेंट से सोसाइटी का कोई नुकसान तो नहीं होता, सोसाइटी का कोई सोशल इंटरेस्ट तो हैम्पर नहीं होता, सोसाइटी का कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो एडवर्सली अफेक्ट नहीं होता है। अगर होता है देन वी विल से इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तो मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, हो सकता है किसी को बोरिंग लग रहा हो, क्योंकि मीनिंग से क्वेश्चन प्रीलिम्स के मैंने देखे हुए हैं। पब्लिक पॉलिसी के जो मीनिंग है, इसका जो डिस्कशन है, यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मेंस में नहीं पूछेंगे लेकिन प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं इसको यहाँ पर। तो इसलिए आप ध्यान रखना कि पब्लिक पॉलिसी के मीनिंग को कैसे समझा और समझाया गया है। ऑन द वन हैंड देयर इज पर्सन्स राइट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रीडम, इसको भी मेंटेन करना है, इट शुड बी मेंटेन्ड। व्हाट? पर्सन्स राइट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रीडम। ऑन द अदर हैंड contract is, if the contract is against public policy, the law must not allow that to be enforced। समझिए क्या, मान लीजिए दीपक साहब हैं, दीपक यादव जी अनवी हैं, है ना। अब इनके पापा जी कह रहे हैं अनवी के कि बेटे ये कॉन्ट्रैक्ट जो कर रही हो ना पड़ोसियों के साथ आप, ये कॉन्ट्रैक्ट मत करो, ये मेरी मर्जी, I have full freedom of contract. I am more than 18 years. I am of sound mind. I am a party competent to contract. तो यह फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रीडम, राइट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रीडम, कि हर एक व्यक्ति को ये फ्रीडम है, ये स्वतंत्रता है कि वो अपने पसंद का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन अपॉन दिस, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, मैं जैसे चाहे वैसे कॉन्ट्रैक्ट करूं किसी के साथ भी। नोबडी कैन टेल मी कि व्हाट शुड आई कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट शुड आई नॉट। तो ये तो बात हुई कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रीडम की, राइट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रीडम, राइट। एक इससे अगली बात है क्या, कि भाई तुम्हारी कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रीडम तो है, बट व्हाट अबाउट द सोसाइटी? यू कैन नॉट एडवर्सली अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, you cannot adversely affect the economic interest of society, you cannot go beyond the law policy। it means you should not agree to do anything which is against public policy। तो एक तरफ हुई राइट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रीडम और दूसरी तरफ हुआ पब्लिक पॉलिसी का कॉन्सेप्ट। इन दोनों का फाइन बैलेंस बनाना होता है, और ये काम है कोर्ट का, कि आपको फ्रीडम भी मेंटेन रखनी है, लेकिन ये ऐसा ना हो जाए कि भी ये this is out of control, you cannot go beyond a red line, and that is what it should not be against the public policy। ये लोक नीति के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। तो ये जो डिफरेंस है, जो बैलेंस करना है, कंट्रोल करना है, वो बैलेंसिंग एक्ट, दैट बैलेंसिंग एक्ट इज डन बाय द कोर्ट्स इन डिफरेंट केसेस, इन केस टू केस ये वेरी करते हैं हमेशा ये। तो ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी भी नहीं हो, ठीक है, और कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रीडम बनी रहे, ये बैलेंसिंग एक्ट हो गया। और इसीलिए देयर इज ए डिस्कशन, अभी जो आएगा अभी प्रीलिम्स से क्वेश्चन है, मेन से क्वेश्चन है, इसी बात पर आएंगे। इसीलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रेट इंपॉर्टेंस का है ना। पब्लिक पॉलिसी को भी मेंटेन करना है, इसीलिए कोर्ट्स आर गिवन फ्रीडम टू इंटरफेयर विद द कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, दी जाती। लेकिन अगर
फुल फ्रीडम इस तरीके से दे दी गई, इफ द कोर्ट्स आर गिवन फ्रीडम टू ओन नोशंस इट मे बी अनजस्ट। इसको समझाता हूं क्या। तो फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को भी मेंटेन करना है और कोड को भी देखना है कि अगर कोड को ओन नोशंस के हिसाब से, ओन नोशंस ऑन पब्लिक पॉलिसी, देखो ये लाइन पढ़ो जरा ढंग से, क्या मतलब है। ओन नोशंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी का मतलब है कि हर एक कोर्ट की, जैसे सपोज कीजिए सर आप सब लोग दिल्ली में पोस्टेड हैं, दीपक यादव, अनवी, आकांक्षा, जानवी, सब लोग जजेस हैं यहां पर। अब सेम फैक्ट्स पर मान लीजिए जानवी ऐसे मोहल्ले में रहती हो जहां पर थोड़े कम एजुकेटेड लोग रहते हैं, कंजर्वेटिव लोग रहते हैं, हर पॉइंट पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो ये अपनी पॉलिसी थोपेगी सब जगह। एक दूसरे का एनवायरनमेंट बैकग्राउंड दूसरा है तो अपने हिसाब से सबके ओन नोशंस हो गए। तो ये कहते हैं कि अगर सभी इन कोड्स को अपने पब्लिक पॉलिसी के नोशंस पर अगर फ्री कर दिया कि यू कैन इंटरफेयर, तो फिर जो पार्टीज का राइट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रीडम है वही खत्म हो जाएगा, क्योंकि बड़ा सब्जेक्टिव हो जाएगा। ये कोर्ट कहेगी नो नो इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, वो कहेगी नो नो इट इज नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तो ये भी एक खतरा है इसमें। कोर्ट ही डिसाइड करेंगी, कोर्ट ही डिसाइड करेंगी कि भाई कहां पर पब्लिक पॉलिसी का वॉयलेशन हो रहा है, कहां पर नहीं हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी एक डेंजर है कि अगर उनको अपने ओन नोशंस पर फ्री कर दिया गया तो दैट मे बी प्रीजुडिशियल टू द फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और यही डर पहली बार इतिहास में आया था। हमारी एक स्टूडेंट हैं अनवी, इनके मन में क्या कहा इन्होंने, बट सर कॉन्ट्रैक्ट्स आर सब्जेक्टिव, सो समटाइम कैन इट बी नॉट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन सेक्ट ऑफ सोसाइटी, आर देयर एनी केसेस ऑफ इट। वही बात है कि इनका भी कहना है कि सब्जेक्टिव सब, कि एक चीज को पब्लिक पॉलिसी को आप किसी सेक्ट के विरुद्ध होगा, किसी के विरुद्ध नहीं होगा। तो इसीलिए अभी हम आने वाले पढ़ेंगे कुछ, देयर आर सर्टेन फिक्स्ड केसेस जहां पर ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ केसेस ये माना गया कि इफ द एग्रीमेंट आर ऑफ दिस नेचर दिस शैल बी कंसिडर्ड टू बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। ये एवर ओपन है भी और नहीं भी सिस्टम, इसी में आने वाला भी है। हाँ, ओन नोशन का मतलब है, नोशन का मतलब आपकी सोच, आपकी थॉट्स, आपकी अपनी थॉट्स के हिसाब से अगर करेंगे, इंटरफेयर अलाउड कर देंगे तो दैट मे बी रिस्की, दैट मे बी अनजस्ट। क्योंकि इक्वली इंपॉर्टेंट इस बात की है, ये जो लाइन है इसको मत भूलिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। इफ कोर्ट्स आर गिवन फ्रीडम, उनको फ्रीडम दे दी गई अगर, दिस मे बी अनजस्ट। फ्रीडम किस बात की, फ्रीडम टू इंटरफेयर विद कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स में इंटरफेयर करने की फ्रीडम नहीं मिलनी चाहिए कोर्ट्स को। तो ये डिस्कशन है, इसी पर हम लोग बात करेंगे अभी। देखिए इसीलिए करते हैं क्या, कोर्ट्स पावर टू रिकॉग्नाइज न्यू हेड्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी हैज बीन डाउटेड, कि कोर्ट की जो पावर है क्या वो न्यू हेड्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी कर सकती है, इसमें हमेशा से डाउट रहा है। और इसीलिए आप एक जनाबे आली हैं, इनका नाम है बुरो, जज साहब हैं ये, क्या नाम है इनका, स्पेलिंग पढ़ लीजिए, बुरो जज। रिचर्डसन वर्सेस मैलिश के केस में इनकी जो लाइन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी पूछी गई है इस लाइन, इस पर मेंस भी। पब्लिक पॉलिसी इज एन अनरूली हॉर्स एंड व्हेन यू गेट एस्ट्राइड इट यू नेवर नो वेयर इट विल कैरी यू। ये लाइन किसने कही थी, P4 प्रीलिम्स लिख लीजिए, यहां से क्वेश्चन आता है। बुरो साहब का स्टेटमेंट है, फेमस डायलॉग है, जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में, है ना, कितने आदमी थे, किसका है बोलो डायलॉग, ये गब्बर का है, ठीक है। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, पब्लिक पॉलिसी इज एन अनरूली हॉर्स, ये स्टेटमेंट किसका है, ये एग्जाम में आएगा। गब्बर का स्टेटमेंट नहीं पूछेंगे तुमसे, गब्बर का डायलॉग बताओ, लेकिन ब्रो का जो डायलॉग है ये पूछ लेंगे। और ये पूछ लेंगे कौन सी फिल्म में कहा था, यानी कि कौन से केस में कहा था।
तो रिचर्डसन वर्सेस मेलिश में कहा था पब्लिक पॉलिसी इज एन अनरूली हॉर्स का मतलब क्या है कि पब्लिक पॉलिसी को इज लाइक अनरूली हॉर्स मीन्स एक ऐसा घोड़ा जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वंस यू राइड, जब इस पर सवार होंगे आप, यू नेवर नो, आप नहीं जानते वेयर इट विल कैरी यू, आपको कहां लेके चला जाएगा। तो जैसे एक अनरूली हॉर्स कहीं भी लेकर जा सकता है आपको, ऐसे ही पब्लिक पॉलिसी का कॉन्सेप्ट है। ये यू डोंट नो इफ यू ट्राई टू रूल दिस, अगर आपने इसको अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, इसमें फ्रीडम देंगे कोर्ट्स की को, तो पता नहीं लॉ कहां से कहां पहुंच जाएगा। इट मीन्स देयर मे बी सो मैनी थिंग्स which can be included in the concept of public policy. Therefore, don't try to ride this horse. इससे बचो, इसको टच मत करो। ये कौन कह रहे हैं? बुरो साहब कह रहे हैं, रिचर्डसन केस में कह रहे हैं। आज समझ में नहीं आया? यस, राइड ये है स्टेटमेंट, उस पर सवार होना। समझ में बताइए आपको? तो ये बात, ये किसका स्टेटमेंट है? कमेंट में लिखिए। बुरो साहब का है। कौन से केस में लिखा है? कौन से केस की बात है? रिचर्डसन वर्सेस मेलिश की बात है। कहाँ आएगा? प्रीलिम्स में आएगा, और मेंस में आ जाएगा डिस्कस, लिख देंगे लास्ट में। ये स्टेटमेंट लिख देंगे, पब्लिक पॉलिसीज एंड अनरूली हॉर्स डिस्कस, खत्म। ये मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, खासकर सिविल सर्विसेज में आता है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारे जो आपका जो अपना चैनल है विधि जुडिशल एकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि हम लोग लगातार लगभग सभी सब्जेक्ट्स को अपडेट कर रहे हैं, नए नए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वहाँ पर ये। और मेरा पूरा मिशन मेरा यही है कि किसी भी स्टूडेंट को अब इस लेवल के एग्जाम के लिए, वेदर जुडिशरी का हो, एपीओ का हो, या कोई सा भी लॉ बेस्ड एग्जाम हो, उसके लिए किसी को भी कहीं पर भी एक भी पैसा कोचिंग में खर्च नहीं करना पड़े। With this promise and with this wish, thank you very much.